Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएस यूट्यूब चैनल। आज 20 मार्च है और 20 मार्च को मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं द हिंदू से डिस्कशन करने के लिए। जो पहला आर्टिकल है वो है एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है स्टैगफ्लेशन। इसके बारे में देखें कि स्टैगफ्लेशन क्यों होता है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इकोनॉमी पे और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फाइन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंडफिल फायर्स को लेके। कोची में, केरला में एक मैसिव लैंडफिल फायर हुआ है, अभी लगभग 2 वीक लगे उसको बुझाने में। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि लैंडफिल फायर्स क्यों होते हैं, किसके नेग्लेक्ट से होते हैं, क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और जो थर्ड टॉपिक है वो है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे की जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सर्वे बेसिकली 2 तरह की डाटा कलेक्ट किया है, पहला माइग्रेशन पे और दूसरा जो एसडीजी इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी जो भी कंटेंट है ये मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। यहां से जाके आप इसको डाउनलोड करें फर्दर अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, और डिस्कशन सुनने के बाद एंड ऑफ द डे आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें। फाइन। जो पहला टॉपिक है वो है स्टैगफ्लेशन। द हिंदू में जो आर्टिकल निकला है उसमें यह कहा गया है कि जो रिसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो रिसेंट डाटा आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया में जो इकोनॉमिक डाटा, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा आ रहा है, उससे कहीं ये पता चल रहा है कि जो ग्लोबल मेजर इकोनॉमीज हैं ग्लोब की, वो स्टैगफ्लेशन की तरफ मूव कर सकती हैं। इंडिया में भी आप देखें कि डिस्पाइट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बाय मोर देन 250 बेसिस पॉइंट्स, इन्फ्लेशन अभी भी मोर देन 6% है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए वो 2 to 6% होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मई 2021 से ही इन्फ्लेशन का रेट लगातार 6% से ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है, 7.44% है। ये फरवरी 2023 का डाटा है। अगेन ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करें तो यूएस में जो इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया यूएस ने, वो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। जो इन्फ्लेशन था वहां पे 2022 में। यूके की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इनफैक्ट यूएस की इकोनॉमी भी रिसेशन में गई थी 2 क्वार्टर्स के लिए इन द ईयर 2022। यूरोप का भी हाल बुरा है। और ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसके 2 बेसिकली कारण हो सकते हैं। एक, कोविड पैंडेमिक, कि पैंडेमिक के चलते पूरे जो इकोनॉमी है वो रिकवर नहीं हो पाई। दूसरा, यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन क्राइसिस के चलते जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं उसका इंपैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, लाइक ऑयल प्राइसेस, ऑयल एंड गैस प्राइसेस। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी से, डेवलप्ड इकोनॉमी से, उनके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ा। क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट करते हैं। भले ही यूएस सेल्फ डिपेंडेंट है ऑयल के प्रोडक्शन में, लेकिन वहां पे जो प्राइसेस होते हैं वो ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो आप यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूक्रेन क्राइसिस के चलते, पैंडेमिक के चलते इंडिया में भी तमाम एफर्ट्स लिए गए, तो ये देखने को मिल रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल नहीं हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी पूरी तरह से प्री पैंडेमिक लेवल पे रिकवर नहीं हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, कि जब भी हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है या फिर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। देखें यहां पे क्या है कि जो कॉन्वेंशनल मैक्रो इकोनॉमिक थियरीज हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें केनेसियन इकोनॉमिक्स की, उसके हिसाब से इस तरह की सिचुएशन कभी आनी ही नहीं चाहिए। पर्टिकुलरली ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो कॉन्वेंशनल मैक्रो इकोनॉमिक विजडम है वो ये है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक पिक्यूलियर एनॉमलस सिचुएशन है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन दोनों ही हाई रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन होती है या फिर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कोई भी इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है। तो
ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज ही पैदा हो जाता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें। और स्टैगफ्लेशन को पहली बार ये टर्म है कॉइन किया था एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे इयान मैकलियोड। इन्होंने इफ आई एम करेक्ट 1965 में टर्म कॉइन किया था कि जो केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक विजडम है, थियरी है, उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शन जो रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में वो उस तरीके से नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों परसिस्टेंटली हाई लेवल पर रहे लंबे समय के लिए। ठीक है, तो जो फोर्ब्स मैगजीन ने भी ये कहा कि भले ही 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन अवॉइड कर गई या फिर यूएस की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन अवॉइड कर गई, लेकिन 2023 में स्टैगफ्लेशन दोबारा आ सकता है। तो पहले आपको ये बता दें कि स्टैगफ्लेशन जो टर्म है या फिर ये कहें कि स्टैगफ्लेशन जो इंपैक्ट है ये कब पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला। तो 20th सेंचुरी में विजडम ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, लेकिन पिछले 50 सालों में 1970 से लेके ग्लोब की मेजर इकोनॉमीज ने कई बार स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है, जहां पे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाई इन्फ्लेशन रेट दोनों रहा है। पर्टिकुलरली जो 1970s का ऑयल क्राइसिस था उस समय ये देखने को मिला कि यूएस इकोनॉमी ने स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस किया, लगभग 5 क्वार्टर्स तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ रहा और इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा रहा। ठीक है, तो हुआ क्या वहां पे कि ऑयल क्राइसिस ऐसे हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ओपेक, उन्होंने सैंक्शंस लगाए या फिर ये कहें कि एक तरह का एम्बार्गो लगाया अगेंस्ट वेस्टर्न इकोनॉमीज कि वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उस समय क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल इंपोर्ट करना है यूएस को लेट से, तो वो एक तरह से इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहा है। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन था, जो भी पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे थे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उससे क्या हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन तो खैर इंपोर्टेड था, तो डोमेस्टिक रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन था नहीं। ठीक है, तो 1970s में पहली बार यूएस की इकोनॉमी ने स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस किया। तो आप देखें कि अगर यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो इंडिया का ये ग्राफ है कि ये है एक्चुअल जीडीपी। ठीक है, ये आपको पैंडेमिक का टाइम जो पहला क्वार्टर था 2020 में उसके बारे में है ये। फिर इस तरह से कुछ इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी रेट है वो ग्रो कर रहा है, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार ऊपर रहा है। मींस की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है और इन्फ्लेशन लगातार ऊपर है और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर है ही। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मेजर चैलेंज है पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो ये है कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाएं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने जाएं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये बेसिकली जो कोरिलेशन है ये फिलिप्स कर्व में दिया गया है। फिलिप्स का कहना यह है कि अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है उसमें अपोजिट करेलेशन है, लेकिन ये जो फिलिप्स कर्व का थियरी था वो गलत साबित हुआ 1970s में, जब ऑयल क्राइसिस के चलते यूएस की इकोनॉमी ने स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस किया, जहां पे कि दोनों इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टेंटली हाई थे एक समय तक। ठीक है, तो ये जो फिलिप्स कर्व का जो कन्वेंशनल विजडम है वो गलत साबित हुआ। अब बात ये आती है कि स्टैगफ्लेशन होता क्यों है। तो पहला जो एक्सपीरियंस किया गया वो सप्लाई शॉक 1970s में, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन इंपोर्ट किया जाने लगा, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, जो फेडरेट वहां पे जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा था वो काम नहीं कर रही थी, इन्फ्लेशन लगातार ज्यादा था। और अगर आप देखें कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड अगर बढ़ेगा यानी इन्फ्लेशन है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या कि प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। और अगर प्रोड्यूसिंग एंटिटीज बंद होना शुरू हो जाएं या फिर अपनी वो कैपेसिटी रिड्यूस कर दें तो जॉब लॉसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट तीनों ही था। फिर अगेन अगर हम देखें कि कोविड पैंडेमिक के समय एक चैलेंज ये हुआ था कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग था, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थी, वो उस पर इंपैक्ट होने की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का सप्लाई ग्लोबल इकोनॉमी में कम हो गया। पर्टिकुलरली ताइवान मेजर वे में प्रोड्यूस करता है सेमीकंडक्टर चिप्स। आपने देखा होगा कि
तमाम तरह के जो, फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर इंपैक्ट हुआ था। जो भी डिलीवरीज होनी थी वो डिले हो गई, टाइमली नहीं हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थे उनको अपनी कैपेसिटी कम करनी पड़ी। तो अगर आप देखें कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी स्टैग्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए तो उसका इन्फ्लेशन, उसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स के, सेमीकंडक्टर चिप्स के ना होने के चलते अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दिया है तो जॉब लॉसेस भी होंगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन तीनों ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर किसी भी एसेंशियल पार्ट का शॉर्टेज हो या फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो। तो एक रीजन और हो सकता है स्टैग्फ्लेशन का कि हार्श मार्केट रेगुलेशन। अगर गुड्स के प्राइसेस कंट्रोल कर दिए जाएं, वेजेस कंट्रोल कर दिए जाएं, उस सिचुएशन में जबकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही हो, होगा क्या कि जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखेगी तब तक तो कंट्रोल रहेगा, लेकिन जो ही कंट्रोल हटाया जाएगा तो प्राइसेस शॉर्ट अप कर सकते हैं और उसकी वजह से स्टैग्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये बात है कि व्हाई स्टैग्फ्लेशन इज बैड। स्टैग्फ्लेशन क्यों बुरा है? स्टैग्फ्लेशन इसलिए बुरा है कि जो भी प्रोमिनेंट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिव, हाई इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि इट डिफाइज लॉजिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी इकोनॉमिक्स की थियरीज हैं, जो लॉजिक हैं, उस पे उसको ये डिफाई करता है। कोई भी जो सॉल्यूशन इकोनॉमिक थियरी में इस पे स्टैग्फ्लेशन पे लागू नहीं होते। अब समस्या ये है कि फिर क्योर क्या है? स्टैग्फ्लेशन का क्योर क्या हो सकता है? स्टैग्फ्लेशन का क्योर ये हो सकता है कि जैसे देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में है। इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम किया जाए तो मार्केट में क्रेडिट अवेलेबल ज्यादा होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं वो लोन उठाएंगी, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इससे जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करना पड़े, क्योंकि इन्फ्लेशन का डर है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी के तमाम सेक्टर से जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सेक्टर्स का, उन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए। तो होगा क्या कि मॉनेटरी अथॉरिटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, कुछ एफिशिएंसी लाके, कुछ चेंजेस लाके, उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा, क्योंकि वो जॉब लॉसेज जो है कम हो जाएंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलना और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला और आसान सॉल्यूशन है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, और सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसका स्टैग्फ्लेशन का ये है कि स्टैग्फ्लेशन का सिचुएशन ही ना पैदा होने दें। ठीक है, तो पहले से प्रिकॉशनरी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज लेनी जानी चाहिए कि स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इंडिया में पेंडेमिक के बाद, या फिर ये कहें कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ यूक्रेन क्राइसिस के बाद, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। अब बता दें कि 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में स्टैग्फ्लेशन नहीं आ सकता है, या फिर ये कहें कि इंडिया स्टैग्फ्लेशन को स्किप कर सकता है, बाईपास कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स के मन में भी ये बात है कि इंडिया अगर स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन में चला जाए तो क्या होगा। तो आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए पहले से, कि ऑफ कोर्स तीन बातें हैं: इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं बढ़ाए गए हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम हो जाए। ठीक है,
जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उन पे ड्यूटी कम कर दी गई है। उससे होगा क्या कि ऑयल प्राइसेस जो मार्केट में हैं वो कम होंगे। ऑयल प्राइसेस अगर कम होंगे तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल हो रहा है? ऑयल का। कोई भी गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है ऑयल का। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी बन रहा है तो वो भी ऑयल से बन रहा है या कोल से बन रहा है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। फाइन। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिए हैं कुछ कुछ सेक्टर्स को, या फिर लोगों को पैसे दिए हैं, लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान। फिर है कि जो एक्सपोर्ट है, कुछ जो इसेंशियल आइटम्स इंडिया के लाइक व्हीट, उन पे बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, कि ऐसा ना हो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है। अगेन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इंडिया जो मेजर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है या फिर शॉर्टेज रहती है इंडियन इकोनॉमी में, उसको उसमें सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए इंडिया ने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उसी का एक पार्ट है कि इंडिया जो इसेंशियल चीजें हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की गई है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं, उसके लिए इंसेंटिव देने की बात की गई है। तो और इस तरह से 14 सेक्टर्स में इंसेंटिव देने की बात की गई है। फिर यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बजट। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गियर किया है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी कम है तो गवर्नमेंट उसको फिल करेगी या फिर ये कहें कि कॉम्पेंसेट करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगेन, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लीकेजेस जो रोड और रेलवे लीकेजेस हैं या फिर एयरपोर्ट लीकेजेस है वो बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये कुछ मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। फाइन। तो ये था हमारा डिस्कशन स्टैग्फ्लेशन पे। जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है लैंडफिल फायर से रिलेटेड। 2 मार्च को कोची से रिपोर्ट आई कि वहां पे जो एक मेजर लैंडफिल है जहां पे वेस्ट को डंप किया जाता है, उसका नाम है ब्रह्मपुरम, और यहाँ पे आग लगी और जो फायर हुआ वहां पे उसको लगभग 2 वीक लग गए पूरी तरह से कंट्रोल करने में। और उसका जो इम्पैक्ट है, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन हुआ और वहां के आसपास के जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर भी जो हेल्थ इंप्लीकेशंस देखने को मिले। आप देखें कि इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं से लैंडफिल फायर्स का रिपोर्ट आता है, और डिस्पाइट ऑल रेगुलेटरी मेजर्स इन प्लेस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, एनजीटी ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उसके बावजूद बार बार ये लैंडफिल फायर्स देखने को मिलते हैं। इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि लैंडफिल फायर्स क्यों होते हैं, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं, ह्यूमन रीजंस भी हैं, और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे सर्कुलर इकोनॉमी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉपरली इंटीग्रेट करके जो लैंडफिल फायर्स हैं उनको अवॉइड किया सकता है। ठीक है, या फिर उतना बड़ा लैंडफिल बने ही ना कि फायर लगने की नौबत आए। ठीक है, तो ब्रह्मपुरम से रिपोर्ट आई कि वहां पे लैंडफिल फायर मेजर वे में हुआ है और उसके जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर जो हेल्थ इंप्लीकेशंस देखने को मिले, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीज रहा है उनके ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इसका। तो कोई भी अगर लैंडफिल है, देखें जो भी लैंडफिल होता है वो हमेशा शहर के फ्रिंज पे होता है, आउटर एरिया में होता है। तो जितना भी शहर का वेस्ट है वो जाता है इस लैंडफिल पे, यहां पे जाके इसको डंप किया जाता है। और यहां पे होता क्या है कि ओवर टाइम यहां पे एक गार्बेज का एक माउंटेन होता जाता है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें जो वेस्ट होता है काफी सारा टॉक्सिक वेस्ट होता है, पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डिस्कार्ड किए जाते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स यूज किए जाते हैं, लाइक लिथियम, लीड, कैडमियम, मरकरी। तो ये बहुत टॉक्सिक होते हैं अगर इनको प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए तो। और उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी यहाँ पे अगर फायर होगा तो टॉक्सिक फ्यूम्स यहां से इमिट होंगी और आसपास के पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट करेंगी, और
जो लोग हैं उनके ऊपर भी रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिल सकता है। तो जब भी अगर गार्बेज का माउंटेन हो जाता है कहीं भी, तो होता क्या है कि ये जो गार्बेज का माउंटेन है ये अब अंदर से डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन होता है ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। एनारोबिक कंडीशन मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये डिकम्पोजिशन होता है, और अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होने की वजह से यहां पे मीथेन जनरेट होता है, ठीक है। मीथेन का प्रोडक्शन होगा, और मीथेन क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल गैस होता है। तो मीथेन जो यहां पे जनरेट होता है उसकी वजह से भी यहां पे लैंडफिल फायर्स हो सकते हैं या फिर होते ही हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो पहला तो ये है कि एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल रीजन, लेकिन लैंडफिल उतना बड़ा बना उसका ह्यूमन रीजन है। तो अगेन जो मीथेन प्रोडक्शन है उसके पीछे भी ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे फायर के लिए। फिर है कि जो लैंडफिल साइट्स पे इक्विपमेंट्स यूज में रहते हैं, लाइक कोई मशीन यूज किया जा रहा है वहां पे, तो उसके ओवर हीटिंग की वजह से भी वहां पे आग लग सकती है, या फिर कोई केयरलेसली वहां पे स्मोक कर रहा है उससे भी आग लग सकता है। एक और रीजन है कि उस रीजन का अगर टेम्परेचर हाई है तो भी आग लग सकता है वहां पे। अगर हम देखें कि जो दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल साइट है, तो दिल्ली में ऑफ कोर्स टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो गाजीपुर साइट वगैरह पे भी इस हाई टेम्परेचर की वजह से भी लैंडफिल फायर हो सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है इनइफेक्चुअल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो अगर जो भी वेस्ट किसी भी म्युनिसिपैलिटी में जनरेट हो रहा है, किसी भी सिटी में जनरेट हो रहा है, उसको अगर प्रॉपरली सेग्रीगेट किया जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट किया जाए, प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो उसका, और उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाए, तो अगर ये जो एक गुड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, अगर इसको यूज में लाया जाए तो लैंडफिल फायर्स का इवेंट होगा ही नहीं, या फिर ये कहें कि उतना बड़ा लैंडफिल बनेगा ही नहीं कि फायर की नौबत आए। तो ये जो इनइफेक्चुअल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो कौन वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसको रीयूज में लाया सकता है, इसका सेग्रीगेशन सोर्स पे होना चाहिए, ठीक है। फिर बात ये आती है कि जो भी लैंडफिल साइट्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर्स उसको मैनेज करते हैं, उनके नेग्लेक्ट की वजह से भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। लाइक इनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग मीन्स कि जो भी क्रिटिकल मेटल है वहां पे, जो भी मेटल को यूज में लाया सकता है दोबारा से, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाए। लेकिन बार बार इस चीज को नहीं किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब भी आग लगती है वहां पे, तो उसकी वजह से टॉक्सिक फ्यूम है वो निकलता है, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये बाय नेचर टॉक्सिक होते हैं अगर इनको प्रॉपरली डिस्पोज न किया जाए तो। फाइन। दूसरी बात यह है कि जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उतना सॉलिड वेस्ट हैंडल करने के लिए। उसका रीजन ये है ओवर कंजम्पशन इन सिटीज। जैसे जैसे इंडिया के लोग भी मेटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म का इंपैक्ट इंडिया पे भी होता जा रहा है, वैसे वैसे जो वेस्ट का जनरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ओवर कंजम्पशन, लोअर रिसोर्स एफिशिएंसी के चलते क्या होगा कि वेस्टेज ज्यादा होगा। अगेन लैंडफिल साइड से सारी चीजें जाएंगी, ठीक है। डिसफंक्शनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। तो एक तरीका ये है वेस्ट कम करने के लिए कि जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। कोची में ये पाया गया ब्रह्मफ्रॉम लैंडफिल साइट पे कि जो वहां का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो डिसफंक्शनल था कई सालों से, तो जो गार्बेज था वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर बात यह है कि जो वेस्ट का स्टॉकपाइल है उसको एफिशिएंटली रिमूव नहीं किया जा रहा है। पहला रीजन ऑफ कोर्स वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स उसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट जो है उसको एफिशिएंटली रिमूव किया जाए स्टॉक पाइल्स, इसका मतलब ये है कि जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनको रिकवर किया जाए, लाइक बायोमाइनिंग, ठीक है। फिर पॉइंट इसमें यह है कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसमें उसको अलग से स्टोर किया जाए।
तो कई सारे गुड प्रैक्टिसेस हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसके नेगलेक्ट के चलते लैंडफिल फायर्स देखने को मिलते हैं। जो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो ये कहता है कि कोई भी लैंडफिल साइट अगर है तो उसको ह्यूमन हैबिटेशन से एटलीस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मपुरम साइट पे ये पाया गया कि जो लैंडफिल साइट था वो लेस देन 500 मीटर पे था। अब गाजीपुर जो दिल्ली के बॉर्डर पे साइट है उसको अगर आप देखें तो वो भी लेस देन 500 मीटर पे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फायर वहां पे होता है तो आसपास का जो हैबिटेशन से जो लोग वहां पे रह रहे हैं उसके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ता है। और इस पे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी पास किए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पास किए हैं कि लैंडफिल फायर्स को न होने दिया जाए। इसके बावजूद भी बार बार लैंडफिल फायर्स होते हैं इंडिया में। जो CSIR की एक स्टडी वो ये कहती है कि जो लैंडफिल फायर्स हैं वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस एमिट करते हैं अपने सराउंडिंग में। टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर वो जलते हैं तो उससे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं। तो आप देखें कि अगर लैंडफिल फायर होता है तो उसका इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन तो ये पहली बात तो ये होती है कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर एमिट होता है, पार्टिकुलेट मैटर मेजर वे में एमिट होता है, डायोक्सिन्स एमिट होती हैं। डायोक्सिन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ गैसेस हैं जो कि कंबशन के टाइम पे एमिट होती हैं। पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन की वजह से क्या होगा कि लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जिनको प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी डिसीज है कोई भी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस के ऊपर देखने को मिलेगा, ओल्ड एज के लोगों पर देखने को मिलेगा। तो कोची में ये जो फायर हुआ उसकी वजह से आसपास के लोगों में रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि इसमें जो कोई भी गार्बेज है, किसी भी गार्बेज के माउंटेन को अगर कम करना है उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो भी वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, वहां पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा के। प्रॉब्लम इसमें क्या है वेस्ट एनर्जी प्लांट में कि ये जो एनर्जी जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इसमें, वो उसका हाई कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाता वेस्ट एनर्जी प्लांट से। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सपेंसिव पावर है तो उसको परचेस कौन करेगा। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट मैंडेट करे, जो डिस्कॉम्स हैं वो वहां से भी एनर्जी अपनी लें, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी है वो वहां से एनर्जी खरीदे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कई बार जो वेस्ट होता है, जो भी एनर्जी जनरेट होता है वेस्ट एनर्जी प्लांट में, वो डिपेंड करता है जो वेस्ट है उसका कैलोरीफिक कंटेंट क्या है। ठीक है, तो कैलोरीफिक कंटेंट जो होता है कई बार कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, उसकी वजह से भी जो प्लांट है वो एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाता या फिर उसको बंद होना पड़ता है। उसकी वजह से भी जो गार्बेज का माउंटेन है वो लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब बात इसमें यह है कि इसमें क्या इसके वे फॉरवर्ड होने चाहिए, क्या करेक्टिव स्टेप्स होने चाहिए कि जो लैंडफिल फायर्स है वो ना हो, वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट करें। ठीक है, पहला पॉइंट उसमें यह है कि जो भी नेगलेक्ट, जिसका भी नेगलेक्ट पाया गया है, कोई भी ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी को डिसरिगार्ड किया है उसके ऊपर एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एडिक्वेट फंड डिवॉल्व किया जाए लोकल बॉडीज को कि वो इफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करें, सोर्स पर उनका सेग्रीगेशन हो, उनको वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और कहीं भी गार्बेज का माउंटेन इकट्ठा न होने दिया जाए। इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। फिर ये बात यह है कि लर्निंग फ्रॉम गुड प्रैक्टिसेस। अब देखें कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मीथेन जो है वहां पे जनरेट होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, उसकी वजह से आग लगती है वहां पे। तो मुंबई कॉर्पोरेशन, जो मुंबई का म्यूनिसिपैलिटी है, वो क्या करती है कि उन्होंने कुछ तरीके इजाद किए हैं, कुछ प्लांट्स लगाए हैं मीथेन कैप्चर को लेके, कि जो भी मीथेन जनरेट होगा लैंडफिल से उसको कैप्चर किया जाए। उससे क्या होगा कि फायर की नौबत नहीं आएगी। जो प्रोफेशनल्स है, जो वहां पे प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं उनको सफिशिएंटली ट्रेन किया जाए, सफिशिएंट स्किल दिया जाए उनको प्रॉपरली वेस्ट हैंडल करने के लिए। ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उनको प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक ग्लोबल मीथेन प्लेज है,
उसका हिस्सा बना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें क्या है कि देखें, अगर मीथेन, इसमें बेसिकली बात की गई है मीथेन को कंट्रोल करने के लिए, तो जो भी इसमें कंट्रीज ने अपना प्लेस दिया है उसमें यह है कि 2030 तक किसी भी कंट्री को, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसको 30% अपना जो मीथेन एमिशन है वो कम करना होगा ओवर 2020 लेवल। तो अगर गवर्नमेंट इस ग्लोबल मिशन पे पार्टिसिपेट करती है तो उसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट को भी अपने कमिटमेंट्स देने पड़ेंगे मिशन कम करने के लिए, और उससे क्या होगा कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उस पर जो इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसे वहां पे मिशन का प्रोडक्शन कम हो या फिर ना हो। ठीक है। और सबसे जो इफेक्टिव तरीका है कि सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल, लेस रॉ मटेरियल, लेस वेस्ट, फ्यूअर एमिशंस। तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि सिर्फ जनरली होता क्या है कि म्युनिसिपैलिटीज क्या करती हैं, वेस्ट कलेक्ट करती हैं, उसके बाद सेग्रीगेट करती हैं, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में जो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से स्टेप्स लिए जाने शुरू हो जाते हैं वेस्ट कम करने के लिए, प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करने के लिए। तो लेट्स से कि कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, तो कुछ जो मशीनरी है वो एफिशिएंट लगाया जाए, जो रॉ मटेरियल है उसका कम से कम यूज किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है अगर लेट्स से कोई मोबाइल है तो इस मोबाइल का जो डिजाइनिंग है उस तरह से, इस तरह से हो कि जब इसको डिस्कार्ड किया जाए तो इसमें जो क्रिटिकल एलिमेंट्स यूज किए गए, क्रिटिकल मेटल्स यूज किए गए हैं, लाइक लिथियम, लीड, कैडमियम, मर्करी, इसको इजीली रिकवर किया सके। तो डिजाइन लेवल से ही इसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर बात आती है कंजम्पशन पे। कंजम्पशन के बाद जब भी कोई डिस्कार्ड करता है तो कोशिश ये हो कि उसको रीयूज किया सके, रिपेयर करके रीयूज किया सके। ठीक है। फिर बात ये आती है कि उसके बाद भी अगर उसको डिस्कार्ड किया जा रहा है तो एफिशिएंट वे में कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन एट सोर्स हो, फिर उसके बाद उसको रिसाइकिल किया जाए, उसमें जो भी रीयूजेबल आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उसको बाहर निकाला जाए, जिसको हम बोलेंगे बायो माइनिंग। ठीक है, बायो माइनिंग। और उसके बाद जो वेस्ट बचता है जिसका अब कोई यूज नहीं हो सकता, उसको अब प्रॉपर वे में डिकम्पोज किया जाए, डिस्पोज किया जाए। ठीक है। डिस्पोज जो भी रूल्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उनके हिसाब से हो कि ये ह्यूमन हेल्थ पे इसके इंप्लीकेशंस चल के ना मिले, या फिर जो लैंड पोल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो अगर ये जो लैंड है इसमें जो सेक्रेशंस होंगे, इसके केमिकल सेक्रेशंस, वो लैंड में जाएंगे और जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करेंगे। उससे क्या होगा, आसपास के जो लोग उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर हेल्थ इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये बात थी लैंडफिल साइट्स की, कि कैसे लैंडफिल फायर्स होते हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो थर्ड टॉपिक है वो है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे के बारे में। इस इंडिकेटर को किसने लाया है? इस इंडिकेटर को लाया है एनएसएसओ ने। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस इंडिकेटर का ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो माइग्रेशन पे डाटा है उसको इकट्ठा किया जाए। इंडिया में आपको बता दें कि अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास माइग्रेशन से रिलेटेड। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो एसडीजी गोल्स हैं या फिर कहें एसडीजी इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाए। तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का अपने आप में एक पहला सर्वे है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर रहा है इसको, और इसका दो ऑब्जेक्टिव है, माइग्रेशन पे डाटा इकट्ठा करना और एसडीजी इंडिकेटर्स पे डाटा इकट्ठा करना। तो हम देखेंगे कि क्या जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं एसडीजी के, उस पर जो डाटा इकट्ठा हुआ है वो क्या पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है। इसमें जो पहला डाटा है वो है डिस्टेंस टू वाटर, कि जो स्टेट्स हैं उन किसी भी स्टेट में किसी जो फैमिली की पर्सन्स हैं उनको कितना दूर जाना पड़ता है वाटर इकट्ठा करने के लिए। आप देखें कि सबसे ज्यादा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोगों को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है और मैक्सिमम डिस्टेंस जाना पड़ता है वाटर फेच करने के लिए। इसमें क्या है कि दो बातें की गई हैं। पहली बात तो यह है कि इट इज ऑलमोस्ट
एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय वीमेन, ठीक है, वीमेन। फिर इसमें बात यह है कि अगर वीमेन बाहर जाती हैं वाटर फेच करने के लिए, दे आर एक्सपोज टू हीट स्ट्रेस। वीमेन मीन्स यहां पे आप देखें कि जेंडर का एक एलिमेंट आ जाता है। कैसे जेंडर इनइक्वालिटी है कि जहां भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो घर की महिलाओं को ही बाहर जाना पड़ता है। फिर इसमें आता है कि हीट स्ट्रेस। आप एक बात और भी कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी, बिकॉज दे डोंट हैव सिक्योर सोर्स ऑफ वाटर एट होम, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो डाटा है इसको कई जगह यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस इशू है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फेलर है कि लोगों को टैप वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाई है डिस्पाइट जल जीवन मिशन एंड ऑल। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें रूल है। तो ये थी बात कि इंडिया में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कि जो 50% हाउस होल्ड्स को बाहर जाना पड़ता है पानी फेच करने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है कि पाइप्ड वाटर कितने लोगों के पास है। पाइप्ड वाटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 35% लोगों को इंडिया में पाइप्ड वाटर मिलता है, यानी कि घर में एक सिक्योर वाटर सप्लाई है उनके। इसमें अगेन असम जो सबसे कम परसेंटेज है वो है, आप देखें कि यूपी, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, इन स्टेट्स में सबसे कम पाइप्ड वाटर की सप्लाई है, या फिर ये कहेंगे जो परसेंटेज है पाइप्ड वाटर की सप्लाई का वो सबसे कम है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो सभी इंडिकेटर्स पर रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट्स के अपेक्षा। जो सेकेंड इंडिकेटर है वो अनक्लीन फ्यूल का है। तो मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे ने ये कहा है कि देश भर में लगभग 33% हाउस होल्ड ऐसे हैं, या फिर ये कहीं 34% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो आज भी जो ट्रेडिशनल मेथड है कुकिंग का उसका यूज करते हैं, लाइक फायरवुड, चिप्स एंड क्रॉप रेसिड्यू। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि इसमें चैलेंज क्या है कि डिस्पाइट इतना लो पेनिट्रेशन है एलपीजी सिलेंडर्स का पेनिट्रेशन लगभग 50% के आसपास है। तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज विड्रॉ कर लिया एलपीजी से, या फिर धीरे धीरे विड्रॉ कर रही है गवर्नमेंट सब्सिडी एलपीजी से, ठीक है, सब्सिडी। फिर बात इसमें यह आती है कि अगर वुड का इस्तेमाल किया जाता है, फायरवुड का या फिर चिप्स का या फिर काउडंग का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, तो उससे क्या होगा कि सूट्स इमिट होते हैं, या फिर एक जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका एमिशन होता है। खाना कौन बनाता है? वीमेन खाना बनाती हैं। होगा क्या कि पार्टिकुलेट मैटर्स का इमिशन होगा तो उनके ऊपर जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिल सकता है, ठीक है, अस्थमा उनको हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पॉल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है पेरिस एग्रीमेंट में दैट इट विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कुकिंग। फाइन, तो ये था अनक्लीन फ्यूल के बारे में। दूसरी बात यह है कि जॉब्स का, फॉर अबाउट 14% of the persons who are willing to move out from their present place of residence in India, the main reason was the search for employment. तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने लोग अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से बाहर मूव करना चाह रहे हैं, या फिर ये कहें कि आउट माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट की वजह से 14% हो रहा है। खासकर जो उत्तराखंड है, नागालैंड है, तो जो हिली स्टेट्स है वहां से आउट माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें यहां पे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस रीजन में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम है। इसका मतलब यह है कि उस रीजन का प्रोडक्टिविटी कम है, और सारा पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट डाटा है डेट के बारे में कि
in India, over 15,000 persons per lakh were indebted to some institutional or non-institutional agencies. तो 1 लाख में लगभग 15,000 लोग कर्ज में हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या फिर लोकल मनी लेंडर से हो। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज सदर्न स्टेट्स का है। तो डेट का पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी, नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी है। पहली बात तो ये है कि ये भी हो सकता है कि लोग डेट ले रहे हों किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उससे जॉब्स होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ये भी हो सकता है कि लोग डिस्ट्रेस में ले रहे हों लोन। अब देखें कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्रा में सबसे ज्यादा लोग इंडेप्टेड हैं और आंध्र प्रदेश एक हॉटस्पॉट है फार्मर सुसाइड के लिए। ठीक है, तो इंडेप्टनेस का पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस दोनों हैं। फिर हम बात करें कि इसमें एसी की बात की गई है। ठीक है, कुछ स्किल्स की बात की गई है, आप देख सकते हैं इसको। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एसटीजी इंडिकेटर्स पे गवर्नमेंट का, जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, अभी भी सब ऑप्टिमल है। कुछ इंडिकेटर्स अच्छे भी हैं, लाइक टॉयलेट का पेनिट्रेशन या फिर यूज 79% है। तो कुछ डाटा पॉजिटिव भी आए हैं, लेकिन जो अभी एसडीजी गोल्स है 2030 का, उसको अचीव करने के लिए काफी सारा गवर्नमेंट को एफर्ट करना पड़ेगा, काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वेलफेयर सर्विसेज को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी फाइंडिंग्स मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे की। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।